अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई। और बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप गुड इवनिंग कहती हैं और यहाँ पे गुड मॉर्निंग होता है और या गुड आफ्टरनून होता है। तो जी बिल्कुल, जिसकी कंट्री में जो सा टाइम चल रहा हो तो आप उसी हिसाब से समझ लीजिए कि मैंने क्या कहा है। लेकिन खैर, हम यहाँ से आपको सबसे पहले जो है आप सबसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक के आइकॉन को भी जो है वो क्लिक कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में और अपने जिनके साथ आप काम करते हैं, अपने कोवर्कर्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और जी आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी न्यूज की तरफ। और सबसे पहली न्यूज जो है वो आज, क्योंकि मैं इस वक्त एकदम, आप देख रहे हैं कि मैंने जल्दी ही वीडियो लगा दी है। उसकी वजह यही है कि ये वीडियो तो खैर मैं अभी इस वक्त रात में बना रही हूँ और सुबह को जो है वो लगा दी जाएगी, यानी कि अपलोड कर दी जाएगी। उसकी रीजन ये है कि अभी अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है अचानक से, एकदम अचानक से जो है वो पेट्रोल प्राइस फिर से बढ़ा दी है। और पेट्रोल प्राइस इंक्रीज करके जी अब पेट्रोल की जो नई कीमत है वो हो गई है जी 235 पर लीटर, यानी कि 235 पर लीटर अब फ्यूल मिला करेगा। इसके साथ साथ जी डीजल की प्राइस में भी 59 रुपीज इंक्रीज करके, और जो डीजल की प्राइस है वो कर दी गई है 263 रुपीज पर लीटर। इस तरह से गवर्नमेंट ने जो कहा था कि जी हम तो फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ाएंगे और इस तरीके से आगे नहीं जाएंगे कि पब्लिक को तकलीफ हो, पब्लिक परेशान हो, तो उस बात से वो हमें हटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ आईएमएफ की शर्तें हैं और जब तक आईएमएफ की शर्तें पूरी नहीं करेंगे तो आईएमएफ जो है वो आगे लोन नहीं देगा, और अगर लोन नहीं मिलेगा तो फिर आपको पता ही है कि हमारा तो पहले ही डब्बा गोल है, तो और ज्यादा डब्बा गोल हो जाएगा। मगर अभी एक और महंगाई का तूफान जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ चुका है। और जिस तरह से ये फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई हैं, उसको देख के तो यही लगता है कि लोग, जाहिर है कि बहुत ज्यादा परेशानी की तरफ जाने वाले हैं। हर चीज की प्राइस बढ़ जाएगी फ्यूल के बढ़ते ही। लेकिन हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, कुछ लोगों की वीडियोस हैं, कुछ मुल्लाओं की वीडियोस हैं जो ये बता रहे हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो पहले तो हम खैर एक वीडियो ये देखते हैं कि ये साहब क्या कर रहे हैं। Vai mais um aqui, pega. जी, ये मेरा ख्याल है कि अपनी बाइक स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि ये हाल बिल्कुल पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसा ही है, जिसको बार बार जो भी गवर्नमेंट आती है वो कोशिश करती है कि थोड़ा सा बेहतर तरीके से स्टार्ट किया जा सके, कि आगे इसको ले जाया जा सके, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन ये मुल्ला साहब क्या कह रहे हैं समझ में आई। आज तक ये हमारा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। जिस जगह तकरीर करेंगे वहाँ ना रोटी खाएंगे ना पानी पियेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, चल पड़ेंगे। किसी रुपया कोई दे देता तो चुप करके पहले एक दो बारी अखदियां रहन दियो, फिर जगह दियो सट देता जेब च पा लेंगे। सुभान अल्लाह। वो नोट वो सामने कभी गिने भी नहीं भाई कितने हैं तो कितने नहीं, चल पड़ते हैं। वो असं जनाब गड्डी स्टार्ट की टुर गए, राह पेट्रोल गया, गड्डी डीजल वड्डी। यूसुफ मैंने कहने लगा जनाब डीजल मुक गया, गड्डी रुक गई, तो हम बुलाओ जिन्हों बुलाना जी। खुदा की कसम हमारे रंग बदल गया हमारे चेहरे का। मैं कहता तू मैंने फुदू समझे, ये खलीफा है मेरा यूसुफ शाह, मुंह कलमा पढ़ाकर इसको पूछो। मैं कहता तू कोई ऐसा मैंने फुदू समझे कि तू आधे पे बुला। मैं आटो जा पिछा ले थले चाबी मैंने फड़ा, जे मदीने से पेट्रोल ना आए तुम्हें कुत्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। असां गुजरात दे जंगल विचों गड्डी चलाना शुरू की, फैसलाबाद 17 मिल दे सामने टुर गए, पेट्रोल पंप दे सा रुके कोई ना, उत्थे जाके रहे। हमें यूसुफ आ गया जे हुण भी असां आप ना पवावां ते मेरी जिंदगी तक पेट्रोल मुकना कोई नहीं जी। तो ये मौलाना साहब बता रहे थे कि जी इन्होंने जो गाड़ी चलाई उसके अंदर फ्यूल था ही नहीं। जो लोग पंजाबी नहीं समझते उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ट्रांसलेट कर दूं
کہ جی انہوں نے گاڑی چلائی جی گجرات سے فیصلہ آباد تک اور بغیر فیول کے وہ گاڑی کو لے گئے، تو وہی انہوں نے کچھ پڑھ کے پھونکا اس میں اور اس کے ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی، تو یہی وہ بتا رہے تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹرائی کر لینا چاہیے کم از کم پاکستان میں لوگوں کو ضرور، کیونکہ اس طرح کے ملا مافیا کو فالو بھی بہت کیا جاتا ہے، تو پھر ان کی سننی بھی چاہیے اور ہو سکتا ہے گاڑی سٹارٹ ہو ہی جائے اور اتنا لمبا سفر بھی ضرور طے ہو جائے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ایران کے وزٹ پر ہیں اور وہاں پر ان کو بڑا ویلکم کیا گیا اور وہاں کے پریزیڈنٹ سے بھی وہ ملے اور کافی آگے کی طرف جا رہے ہیں بلاول، اور مختلف کنٹریز میں جو ہے ان کے بار بار وزٹس ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ فورن پالیسی کو کس طریقے سے آگے لے کر جاتے ہیں، اور یہ ان کی خیر ایران جانے سے پہلے کی پکچر ہے اور نیوز ہے، لیکن اس وقت وہ ایران خیر پہنچ چکے ہیں، ملاقاتیں بھی ان کی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ جی کرکٹر آپ ان کو جانتے ہی ہوں گے، شاہین آفریدی، اور انہوں نے جی ملاقات کی ہے عمران خان سے۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی امریکنز جو ہے سازش کر رہے ہیں، امریکہ سے سازش ہو رہی ہے، لیکن امریکن برانڈ پہننا خان صاحب نہیں چھوڑ رہے۔ یہ ٹی شرٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکن برانڈ ہے، لیکن عمران خان صاحب امریکہ سے بڑے ناراض ہیں، مگر اتنے ناراض بھی نہیں ہیں کہ ان کے آگے ڈریسز نہ پہن سکیں۔ یہ خیر ایک الگ ڈیبیٹ ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے جتنے ان کے ورکرز ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ گھر گھر جا کر تبلیغ کریں اور لوگوں کو کلمہ طیبہ کا مطلب سمجھائیں، یعنی کہ اب عمران خان ایک بار پھر مذہب کارڈ لے کر میدان میں آ چکے ہیں، اور اب ان کے جو ممبرز ہیں یعنی ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، ان کی پارٹی کے جو ورکرز ہیں، ان کے لیے عمران خان نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کے گھر گھر جا کے لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھائیں اور بتائیں، اس کا مطلب بتائیں۔ تو کہنا یہ تھا کہ خان صاحب میرے گھر نہ بھیجیے گا کسی کو، تو ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو خیر میں دروازہ ہی نہیں کھولوں گی، سیدھی بات ہے۔ تو اس قسم کی حرکتیں نہ کیجیے، اس کے بجائے کوئی ایسا کام کیجیے جس سے کہ عام پبلک کو فائدہ ہو، اور تب وہ آپ کو جو ہے لے کر آئیں اور آپ کو بڑے آرام سے آپ کو دوبارہ پرائم منسٹر بنایا جائے، مگر ابھی نہیں، اور ابھی ذرا انتظار کیجیے۔ آپ کو ظاہر آپ کی پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بنائی تھی، تو کبھی نہ کبھی آپ کو دوبارہ لایا جائے گا، لیکن ابھی نہیں۔ تو خیر ہم آگے چلتے ہیں اور یہاں سے ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں۔ بیٹھ کے تقریر فرماتے تھے اور مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، ایمپلیفائر نہیں تھا، واکی ٹاکی کوئی اور سسٹم نہیں تھا کہ آپ اپنے ممبر پر ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے۔ لاکھ کا مجمع واز فرما رہے ہیں تو ہر ایک کو یوں آواز جا رہی ہے جیسے اس کے کان میں بول رہے ہیں۔ کیسا لگا؟ جی تو یہ آپ نے دیکھا کس طرح سے مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ لاکھ کا مجمع ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ایک کے کان میں بات کی جا رہی ہے۔ تو بالکل اس قسم کی خیر ہم آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہی رہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مزید آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز ڈھونڈ سکیں اور آپ کو دکھا سکیں۔ لیکن خیر ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے جو ہے وہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ نکلنے والا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت سب کو مبارکباد ہی تو ہونی ہی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو اس پہ بہت زیادہ سختی سے کام کرنے کی بھی ضرورت ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ گرے لسٹ سے نکلتے ہی ہم پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ IMF سے تو ہم نہیں بچ پائیں گے، یعنی ہم FATF کی گرے لسٹ سے تو ہم نکل جائیں گے۔ جی ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے بارے میں یہ بھی جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ FATF کی گرے لسٹ سے ہم نکلنے والے ہیں۔ FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان نکل جائے گا، اور یہ اس سے پہلے ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ لاسٹ میٹنگ میں بھی یہ کیا جا سکتا تھا، مگر انہوں نے نہ جانے کیوں نہیں کیا، کیونکہ پاکستان نے کافی زیادہ پوائنٹس جو تھے وہ کلیئر کر لیے تھے۔ مگر بات ساری یہ ہے کہ نکل تو ہم جائیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہم اس کو اس جیسے کہنا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے
کہ हमारे यहाँ से जो है इस किस्म की टेरर फंडिंग नहीं होगी, दूसरे किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी और कई चीजें, क्या उसके ऊपर पाकिस्तान काबू पा सकेगा? सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए वो होगा। लेकिन एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल तो जाएंगे, लेकिन हम फंसे हुए कहाँ हैं? हम फंसे हुए हैं जी आईएमएफ के साथ। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान जो है एक बार फिर जाहिर है कि जिस तरह से फ्यूल प्राइस बढ़ाई जा रही है और दूसरे काम किए जा रहे हैं, तो आईएमएफ की शर्तें पूरी करने के लिए, तो इससे लगता तो यही है कि आईएमएफ के चुंगल से तो हम फिलहाल निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और ये एक काफी बड़ा कहना चाहिए कि चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि वो किस तरह से इसको मैनेज करेगा, क्योंकि जैसे कि पहले ही कहा गया था कि एक तरफ तो बहुत ज्यादा महंगाई का तूफान आ रहा है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है मुसलसल आर्मी के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनके हमले जो हैं, यानी कि उनकी जो वो जहाँ पे भी जाते हैं और अपनी पॉलिटिकल रैली करते हैं, वहां जाके जिस तरह की वो बातें करते हैं, उससे मैं यही कहूंगी कि आर्मी के ऊपर उनके हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हो ये गया है कि दोनों ऑलमोस्ट आमने सामने आ गए हैं और अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये सारी लड़ाई जो है ये आखिर कहाँ जाएगी। और वैसे एफएटीएफ से किसी आम आदमी की जिंदगी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम ग्रे लिस्ट में रहें या हम बाहर निकल जाएं, हाँ बस ब्लैक में ना आ जाएं। ब्लैक लिस्ट से ऑब्वियसली पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन ग्रे लिस्ट में रहें या ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए, उससे आम आदमी की जिंदगी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी की जिंदगी पे फर्क पड़ता है आईएमएफ से और आईएमएफ के शर्तों से, क्योंकि जिस तरह से फ्यूल प्राइस बढ़ाई जा रही है, जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि जी अब फ्यूल प्राइस ये हो गई है, तो उसके हिसाब से ही आटा, दाल, चावल और हर चीज, कुकिंग ऑयल, हर चीज, साथ साथ मेडिसिन, सब कुछ ही महंगा होने जा रहा है। तो फिर पाकिस्तान के लोग क्या करेंगे? जो आम आदमी है, जिसकी के कहना चाहिए कि बिजली के बिल तो हर महीने बढ़ जाते हैं, हर मंथ एक नया खर्चा सामने होता है, लेकिन सैलरी जो लोग लेते हैं, जो लोग आम जॉब करते हैं और कहना 9 to 5 जॉब्स पे हैं, उनकी सैलरीज जो है बहुत कम ऐसा होता है कि वो सैलरीज बढ़ाई जाए, बहुत कम ऐसा होता है कि उनको जो है वो पूरा महीना उस सैलरी में गुजारा हो सके। अक्सर लोगों का यही होता है कि सैलरीज जो है वो फर्स्ट को मिलती हैं और वो 20th आने तक जो है वो खत्म हो गई होती है। अगले 10 दिन जो है लोग किसी ना किसी तरीके से गुजारा करते हैं। अब क्या होगा? क्योंकि जो अमीर लोग हैं उन्हें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो डॉलर्स में होती है जिनकी कमाइयां, या जो लोग कहना चाहिए ऑलरेडी जिनके पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा सामान है, गाड़ियां हैं और बड़े बड़े महल जैसे घर हैं, उनकी जिंदगी में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन जो आम आदमी है, जो एक नौकरी पेशा आदमी है, उसको जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन अब ये है कि गवर्नमेंट क्या करेगी और किस तरीके से मैनेज करेगी, क्योंकि लोग बहुत मायूस नजर आ रहे हैं, लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, मगर रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा। हम इधर एक वीडियो देखते हैं। कोरोना वायरस का जो इलाज है वो भी आज 7 दिन हो गए मेरे इस दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने डाल दिया है। यहाँ जो कोरोना वायरस का जो इलाज है परफेक्ट ऊपर अल्लाह की दस्तार लगी हुई है, परफेक्ट जो उसका इलाज है। क्या इलाज है? ये जो कबूतर है, कबूतर देखा है? कमली वाले के रोजे पर भी कबूतर हैं, दाता साहब के हजूर में भी कबूतर है, मैय्यदीन अजमेरी के दरबार पर भी कबूतर है, सेठी सरकार चले जाए वहां भी कबूतर मौजूद है। ये जो कबूतर है ये अल्लाह की हम्द करता है, अल्लाह अल्लाह करता है। इसका जो पोटा है, पोटा जिसके अंदर ये दाने खाता है, ये इसका पोटे के अंदर से वो जो उसकी पिट्ठी होती है, वो जो गुजा वगैरह होती है वो बाहर निकालें, उसके अंदर एक चिल्ली सी होती है, छोटी ब्रिक सी एक चिल्ली होती है। वो 3 कबूतरों की जिल्ली निकाल के, पोटे की जिल्ली निकाल के किसी चीज में डालकर उसको पकाएं या वैसे बीच में रख दें, उसका पानी पिया जाए, कोई कोरोना वायरस वगैरह नहीं, सब कोरोना वायरस। जी, ये मौलाना साहब थे और ये बता रहे थे कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। वैसे तो दोबारा से सुना है कि कुछ जगह दोबारा से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आप लोग बहुत एहतियात करें अपनी। खैर, हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और हम आपको ये बता रहे थे कि जी महंगाई जो है वो तो बढ़ती ही चली जा रही है। साथ साथ इमरान खान का कहना है कि जी देखे मैं था तो इतनी महंगाई नहीं थी और इस किस्म की बातें कर रहे थे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान आइसोलेशन में तो था और पूरी दुनिया जो है वो थोड़ी साइड पे हमें नजर आ रही है। ना तो चाइना बात कर रहा है और ना ही सऊदी अरब कोई खास डाल रहा है और ना ही दूसरी कंट्रीज, अमेरिका से तो वैसे ही थोड़े से टर्म्स जो हैं
वो हमें गड़बड़ लग रहे हैं। उसके बाद बार बार इमरान खान का ये कहना और बार बार इमरान खान के इल्जामात लगाना, इससे पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं। लेकिन साथ साथ इमरान खान को ये भी फायदा हो रहा है कि उनके बाहर निकलने के बाद जो नई गवर्नमेंट आई है वो जिस तरीके से हैंडल कर रही है और वो जिस तरीके से बार बार फ्यूल प्राइस बढ़ा रही है, तो वो भी इमरान खान के फेवर में ही जाता है। साथ साथ ये लोग ये भी कहते हैं कि जी कश्मीर 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 का राग हम अलाप रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि थोड़े दिन के लिए हमें कश्मीर कश्मीर के बजाय इकोनॉमी पे तवज्जो देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान में दुनिया की बात कोई तो सुने। अभी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। साथ साथ पाकिस्तान को पॉपुलेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो एक तरह से खौफनाक तरीके से बढ़ती चली जा रही है और उसके ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, पीटीआई हो, या इवन अगर एस्टेब्लिशमेंट यानी कि बोले तो फौज, अगर फौज भी उठकर आ जाती है और दोबारा से कब्जा कर लेती है उसके ऊपर इक़्तिदार पे, या कहना चाहिए गवर्नमेंट पे, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। शायद इस वजह से आ भी नहीं रही है कि वो यही सोच रहे हैं कि आ गए तो फिर बाहर कैसे जाएंगे और फिर किस तरीके से काम होगा, क्योंकि जो खौफनाक तरीके से पॉपुलेशन पाकिस्तान की बढ़ रही है उसको रोकने की जरूरत है, वरना कोई भी गवर्नमेंट जो है कोई ये चमत्कार नहीं दिखा पाएगा कि पाकिस्तान के मसले हल हों और यहाँ पर लोगों को प्रॉपर तरीके से मेडिसिन, खाना, तालीम और ये सब कुछ मिल सके। अगर हम चाहते हैं कि हम एजुकेशनल फील्ड में आगे जाएं, अगर हम ये चाहते हैं हमारे सब लोगों के घर में राशन हो और साथ ही साथ ये लोड शेडिंग भी ना हो और हर किस्म की परेशानियां जो है वो कम हो जाए, उसके लिए सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बहुत सख्त जरूरत है। आजकल टीवी पे एक दो एड्स आ रहे हैं जिसमें कि लोगों को समझाया जा रहा है कि जी अपनी फैमिलीज को छोटा रखिए, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा ना करें, और ये बहुत अच्छी बात है कि एक बार फिर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, वरना जिस खौफनाक तरीके से पॉपुलेशन हमारे यहाँ बढ़ चुकी है, अगर वही हाल रहा तो उससे कुछ पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा, कोई गवर्नमेंट भी आए वो कुछ नहीं कर पाएगी। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान से जो है एक डेलीगेशन इंडिया गया था और इंडिया जाके वो जो है वाटर ट्रीटी के ऊपर बात की गई है, लेकिन बात सारी वही है कि पॉपुलेशन आपकी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि भारत जो है वो ऑलरेडी पहले ही जो है हमें कुछ पानी जो उनसे एग्रीमेंट है कि हमें जितना वाटर सप्लाई वहां से आनी है उससे ज्यादा मिल रहा था। अब वहां पे जाकर और इनके भंगड़े डालने से रिजल्ट ये निकला है कि भारत ने कहा कि जी जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वही पानी मिलेगा, जो एक्स्ट्रा हम दे रहे थे आपको वो अब हम नहीं देंगे, यानी कि लेने के देने पड़ चुके हैं। और ये बार बार इस बात को समझने के बजाय कि हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे से रहना चाहिए, उसके बजाय बार बार उठकर कोई ना कोई हंगामा खड़ा करते रहते हैं। और कभी वहां पे अगर किसी किस्म का मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा हो या मुसलमान खुद कुछ कर रहे हो, जो कि अभी हमने देखा ही रिसेंटली के नुपुर शर्मा केस के लिए, तो उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा साइडलाइन लेनी चाहिए थी और या अभी भी लेनी चाहिए, और उनको खुद ही, इंडियंस को खुद ही इस जो सारी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे यहाँ बात छिड़ गई कि जी हम तो उनके एम्बेसी बंद कर देंगे, हम तो इनका हाई कमिश्नर निकाल देंगे, हम तो इनसे सारे टाइज खत्म कर देंगे, हम तो इनसे बात नहीं करेंगे, हम तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है जी? उससे इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं जी आप आज के जाते, कल के जाते आज चले जाइए, नाराज हो जाइए, तो उससे तो उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं। पूरी दुनिया उनके लिए ऑलरेडी खुली हुई है, वो लोग ट्रेड भी कर रहे हैं और कई तरह के उनकी इकोनॉमी भी आगे ग्रो कर रही है। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है, पाकिस्तान को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसलिए कि इस वक्त ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो पाकिस्तान को, इकोनॉमी को खड़ा कर सके, साथ साथ फॉरेन पॉलिसी को भी सही कर सके। इसलिए कि ये दो चीजें जब तक आपके पास नहीं होंगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ साथ हमें हमारी पॉपुलेशन को कम करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है, और लोगों को समझाने की जरूरत है कि जी आपके 2 बच्चे भी जो है बहुत है, काफी है, आपको 8-10 बच्चे जो है वो पैदा करने की जरूरत नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा, ना तो गज़वा हिंद हो पाएगा और ना ही कुछ और आप कर सकेंगे। तो इसलिए 2 बच्चे 2 ही अच्छे, बल्कि 1 भी चलेगा, और ताकि आप उसको अच्छी तालीम दें, अच्छी बातें सिखाएं और उसको अच्छा पहनाएं, बजाय इसके कि 10 बच्चे हों, 8 बच्चे हों। और यहाँ पे तो आप जानते 6 से पहले तो रुकता ही कोई नहीं,
تو اب ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور اس پہ بہت سختی سے عمل کرنا چاہیے، تب ہی جو ہے ہم پاکستان کو کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل لیول پہ آگے لے کے جا پائیں گے۔ یہاں سے میں چلتی ہوں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ کویت میں جو لوگ ہنگامہ کر رہے تھے، جس میں ہندوستانی اور پاکستانی دونوں شامل تھے، اور انہوں نے جی بڑا شور مچایا نپل شرما کے اسٹیٹمنٹ پہ یا ان کے ٹاک شو کے اوپر، ان کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اور کویت سے جاب سے نکالا جا رہا ہے۔ اب یہ کہ ہونا آرام ہے، اب اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کی جاب ختم ہو گئی صرف آپ کے بلا وجہ کی نوٹنکیوں کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے کچھ پاکستانی بھی ابھی واپس آنے والے ہیں اور کچھ انڈینز بھی انڈیا میں واپس پہنچ جائیں گے، لیکن سدھریں گے نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ سدھرنے والے ہیں، مگر پھر بھی کوشش کرتے ہیں، ہم بات کرتے رہیں گے، ہم سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ جی اس قسم کی حرکتیں نہ کیا کریں اور امن سے رہیں، مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، اور نہ صرف یہ کہ ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں۔ اور ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔ سانپوں کے بارے میں نیاز فتح پوری نے یہ کہا ہے کہ سانپوں اور مولویوں کی بے شمار قسمیں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض سانپ زہریلے نہیں ہوتے۔